नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के बीच हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 4 लेकर मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि हमने आगे की 3 क्लासेस कर लिए हैं और अभी तक हमने यही ध्यान में रखा है कि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो पाठ्यक्रम है जिनमें प्रासंगिकता, महत्व और लेखन परंपरा ये सारी चीजें निहित थी, उनमें हम लोगों ने प्रासंगिकता, महत्व, साहित्य का अर्थ क्या है, इन सारी चीजों को समझा। इसके बाद हम लेखन परंपरा में आपको कैटेगरी करके इन्हें विभाजित करके हमने बताया कि किस तरीके से जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनको आधार मान के उनके पूर्व और उनके बाद यानी शुक्ल युगीन, शुक्लोत्तर है ना और शुक्ल पूर्व इन चीजों इन कालों में विभाजित करके आपको बताया गया कि औपचारिक लेखन कब हुआ और अनौपचारिक लेखन क्या हुआ या कब हुआ। औपचारिक लेखन किसे कहते हैं, अनौपचारिक लेखन किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को हमने समझा कि औपचारिक लेखन में हमको देखना था कि अनौपचारिक लेखन में हमको देखना था कि जो लेखन पद्धति में इतिहास बोध का अभाव था, नाम और परिचय, वो तिथि, कालक्रम वो एक श्रेणीबद्ध रूप में या क्रमागत रूप में नहीं मिला तो अनौपचारिक था। अनौपचारिक में ये भक्तमाल था नाभादास का या कवि माला जो था और इसी तरह कालिदास हजारा था, आदि ग्रंथ ये सारे थे। और जो औपचारिक लेखन था, औपचारिक लेखन में हम लोगों ने पढ़ा था कि गारसा द तासी, जिनमें यही समस्या थी ना कि गारसा द तासी जो चीजों को लिखे थे वो कालक्रम के अनुसार नहीं बल्कि वर्ण क्रम के अनुसार उनका लेखन जो था। बाद में जब मौलवी करीमुद्दीन आते हैं तो वही चीज को सुधार करते हैं और उसको वो वर्णक्रम के अनुसार ना करके कालक्रम में तब्दील कर देते हैं। बाद में शिव सिंह शंकर करके आते हैं, इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन करके आते हैं। इस तरह आप देखते हैं कि मिस्र बंधु तक यात्रा जो होती है औपचारिक लेखन की 5000 कवियों के साथ सर्वाधिक बृहद ग्रंथ के रूप में आती है और काफी एक परिपक्व अवस्था होती है लेखन पद्धति का, आपको वहां तक वो चीज मिलता है। अब आज जो हमें प्रारंभ करना था तो हमने जो आपने शुक्ल पूर्व पढ़ा है, अब शुक्ल जी के बाद का भी समय आपको पढ़ना होगा, यानी शुक्ल जी के पूर्व का आपने पढ़ा, अब शुक्ल के युगीन की बात करनी है आपको। तो शुक्ल युगीन में आपको किनको देखना है, शुक्ल युगीन में आपको देखना है शुक्ल जी को। शुक्ल युगीन में आपको देखना है शुक्ल जी को कि किस तरीके से शुक्ल जी ने जो शुक्ल जी के समय में जो है जो लेखन हुआ है वो शुक्ल जी के समय में किस प्रकार रहा है ना, और शुक्ल जी ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। और आगे का अगर देखा जाए शुक्ल जी के बारे में तो उन्होंने हर एक चीज को या पद्धति को जो लेखन पद्धति है अपनी वो किस प्रकार चीजों को लेके चले हैं। तो देखिए जैसा कि हम आचार्य शुक्ल के बारे में ये जानते हैं कि शुक्ल जी जब से भी पदार्पण करते हैं हिंदी साहित्य में आप देखिए तो एक पूरा अलग ही क्रांति हो जाती है। क्रांति इट मीन्स ये होता है कि जो वो दूरगामी प्रभाव डालते हैं चीजों को लेके, जो उनकी लेखन दृष्टि होती है, जो सूक्ष्म दृष्टि होती है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और 1929 में है ना, 1929 के समय में जब ये आते हैं और मूलतः अगर देखा जाए तो नागरिक प्रचारी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में मूलतः वो नागरिक प्रचारी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। तो वो लिखते इन चीजों को उसमें ये चीजें बताते कि उनकी जो लेखन दृष्टि है, लेखन दृष्टि में कुछ बिंदुएं समाहित है। जैसे कि जब वो दृष्टि उनकी जो दृष्टि होती है कहते हैं कि वो परिपक्व अवस्था की दृष्टि है। परिपक्व किस मायने में है, जो उनकी लेखन पद्धति है वो लेखन पद्धति में आपको देखने को मिलेगा एक स्पष्टता, किसी चीज को लेके अस्पष्टता होनी चाहिए, वो चीज है। और कहीं ना कहीं दार्शनिक पक्ष जैसे दार्शनिक पक्ष में आप उनको देखते हैं जब वो ये कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चय होता है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी अगर हम बात करें कि साहित्य का इतिहास क्या कहलाता है, तो साहित्य के इतिहास में क्या कहते हैं, साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि जनता की जो चित्तवृत्तियों का, बेसिकली अगर आपको देखना है तो जनता की चित्तवृत्तियां हैं क्या, उनमें उनका ये कहना होता है कि जब आप देश यानी जब आप कहीं के साहित्य को लिखते हो, साहित्य किसके लिए लिखते हो, समाज के लिए लिख रहे हो, है ना, साहित्य आप लिख रहे हो समाज के लिए लिख रहे हो। तो समाज की जो समस्या है
वो आपको दिखनी चाहिए साहित्य में। तो ये कहते हैं कि जब मैं लेखन की बात करता हूँ, तो लेखन की बात में मैं ये करता हूँ कि साहित्य जहाँ की लिखी जाए, वहां पे जो जनता की चित्तवृत्तियां है, जनता की क्या है, चित्तवृत्तियां है, उन चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब दिखना ही चाहिए उसमें। आखिर इनके मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, साहित्य से सा उद्देश्य लिखा गया है, तो यानी इनके क्या मन में है। तो यानी जब ये साहित्य को डिफाइन भी करते हैं, साहित्य को परिभाषित भी करते हैं, तो ये पहले पहले कहते हैं कि देखो मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेरी क्या स्पिरा है। यानी मैं कहता हूँ जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब तो ये निश्चय हो जाता है कि जैसे ही जनता की चित्तवृत्ति में, यानी जो सामान्य जनमानस है, अगर उसका समय के साथ बदलाव हो रहा है, तो बदलाव तो आपके साहित्य में भी दिखना चाहिए, है ना। बदलाव आपके साहित्य में भी दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो जुड़ा है वो जनता से जुड़ा है, यानी समय के साथ आपके साहित्य में भी हमें बदलाव दिखना चाहिए। और साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखना चाहिए। आदि से लेके अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो, धार्मिक हो, जिन परिस्थितियों के अनुसार बदल रही है, आपके साहित्य का जो कलेवर होना चाहिए, जो कैनवास पे आपकी पेंटिंग होनी चाहिए, उसके रंग भी उसी रूप में होने चाहिए। जब जब समाज को जिन तरीकों से जरूरत हो, क्योंकि क्या होता है, साहित्य एक आवाज उठाने का काम करता है। आपकी कलम की जो लेखनी बद्ध आप कुछ भी करते हो, लिखते हो, जनता की समस्या का प्रतिबिंबित या दर्पण रूप होता है साहित्य। साहित्य ही लोगों को समझाता है, एक नजरिया देता है कि देखो समाज में क्या हो रही है, में कैसे सोचना है। यानी चार चीजें, जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो हमें चार चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक देश का साहित्य क्या होता है, वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में बदलाव हो रहा है, वो बदलाव उसी के अनुसार आपके साहित्य जो है, साहित्य में वो चीजें प्रतिबिंबित होना चाहिए। और जनता की चित्तवृत्ति वो किसी प्रकार से परिस्थितियों में, आप देखिए वो किन्हीं परिस्थितियों से अगर वो प्रभावित होती है, तो परिस्थितियों को आपको ध्यान रखना है कि वो किनसे प्रभावित हो रही है। और चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन सभी के ध्यान को रखते हुए आपको उन्हीं अनुसार आपको चेंज लाना है। और वो किसी भी स्तर तक बदले, साहित्य इतिहास का मतलब ही ये दिखाना होता है कि चित्तवृत्तियां कैसे बदल रही हैं, और चित्तवृत्तियों के बदलने के साथ साथ आपका साहित्य का जो रंग है वो कैसे बदल रहा है। ये है सबसे पहले पारिभाषित रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में योगदान नहीं समझ सकते। अब जो शुक्ल जी ने लिखा है इन सारी चीजों का, तो हम जब लिखिया इतिहास लेखन परंपरा में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है इतिहास से जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो जरूर कि इतिहास से इनका संबंध क्या है, इनका इतिहास बोध क्या है। इतिहास बोध मीन्स कि हर एक जो साहित्यकार लिखता है, कुछ ना कुछ उसका दृष्टिकोण होता है इतिहास को लेके, चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, समाज का इतिहास हो, जनमानस का, यानी समय के साथ वो कैसे कैसे बदला, क्या क्या बदलाव आए, उसका खुद का एक माइंडसेट होता है कि हमें किस प्रकार चीजों को देखना है। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब इन चीजों को लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, वो कहते हैं कि उनका इतिहास बोध क्या है। उनका इतिहास बोध तो आप देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह नहीं है, परंपरावादी, परंपरावादी नहीं है। ये चीज है, परंपरावादी अगर जब भी बात आए तो यहाँ पे हजारी प्रसाद जी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप जब शुक्ल जी की बात करें, तो शुक्ल जी में जो प्रत्यक्षवादिता आपको दिखती है या वैज्ञानिक पद्धति दिखती है, वो क्यों दिखती है। यदि प्रत्यक्षवादिता प्लस इनके अंदर विधेयवादिता, ये दो चीजें हैं। विधेयवादिता आपको दिखने को मिलती है इनमें, विधेयवादिता, यानी प्रत्यक्षवादिता या विधेयवादिता। पॉजिटिविस्टिक जो था इनके में, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि कोई भी सामने अगर आप बात कर रहे हो, तो यानी किसी चीज की हमें व्याख्या करनी है, तो किसी कार्य की अगर व्याख्या करनी तो निश्चित व वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पे करना है, यानी लॉजिकल वे में करना है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक तार्किक, वैज्ञानिक प्लस तार्किक दृष्टि को रखते हुए करना। और ये कैसे रखते हैं, ये उस चीज को, यानी इनका दर्शन क्या कहता है, प्रत्यक्षवादिता प्लस विधेयवादिता, ये पश्चिमी दार्शनिक तेन से आता है। जो कि तेन जब किसी चीज का भी वो करते हैं, तो हर एक चीज का वो तीन चीज, वातावरण, जाति, वातावरण, तीन चीजों को हमेशा वो ध्यान में रखते हैं। जाति,
वातावरण, रचना का क्षण। ये तीन चीजें जो होती हैं वहां पे बहुत मायने रखती हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टि है, एक तो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी, यानी प्रत्यक्षता के साथ वो चीजों को बताते कि जब मैं भी कोई भी चीजें लिखता हूँ तो मैं वैज्ञानिक चिंतन के साथ, तार्किक विवेचन के साथ आता हूँ और ये मुझे कहाँ से मिला, मैं किनके प्रति आभारी हूँ। तेन, जो पश्चिमी दार्शनिक है, तेन ने बताया कि जो साहित्य की व्याख्या करो तो तीन आधारों पे अगर करे तो जाति प्लस वातावरण या रचना का क्षण। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब आपको जब जाति, वातावरण, रचना का क्षण, तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि जाति, ये जो हमारे यहाँ पे जातियां अलग अलग बंटती है वो नहीं। ये कहते हैं जाति का मतलब है समाज से, समाज। हम जाति के मतलब की बात करें तो समाज का मतलब, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज से जुड़ा है ना। तो ये कहते हैं कि हमारा जो जाति से तात्पर्य है, जाति का तात्पर्य अगर देखा जाए तो जाति का मतलब हमारा है समाज से, वातावरण का मतलब है चित्तवृत्तियों को बनाने वाली स्थिति से, और क्षण का अर्थ है रचना की विशेष के समय में। यानी तीनों चीज को आप मिला दे, जाति, वातावरण, रचना, क्षण, तो जाति का मतलब समाज हो गया। समाज की स्थितियों के साथ, उनकी परिस्थितियों के साथ जो चित्तवृत्तियों में उस व्यक्ति के बदलाव हो रहा है, और बदलाव को किस समय एक रचनाकार लेखनीबद्ध कर रहा है, वो जो क्षण होता है, इन तीनों को मिलाकर प्रत्यक्षवादी या विधेयवादिता के साथ इनका इतिहास बोध हमें जानने को मिलता है। यानी इनके आधार पे जब आप इनका विवेचन आलोचना में भी पढ़ते हैं पूरा, तो आपको लगता है कि यही पूरी आलोचना के केंद्र में इनकी वैज्ञानिक पद्धति होती है। वैज्ञानिक पद्धति होती है, तार्किक विवेचन होता है, विश्लेषणात्मक चीजें होती है। उसके पीछे पश्चिमी दार्शनिक तेन का जाति, वातावरण, रचना का क्षण, ये तीन मूलभूत तत्व काम करते हैं। इसलिए जब इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया तो साहित्य इतिहास में जो भी काल विभाजन व नामकरण की समस्या आई, उसका क्या हो गया, पूर्णतः समाधान हो गया। यानी जब आप किसी का भावुक होकर नहीं बल्कि तार्किक होकर विश्लेषण करते हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 900 वर्षों की हिंदी साहित्य को, यानी एक दो दिन का नहीं, 900 वर्षों का अगर आपको विभाजित करना है कि हमको किस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति में चार कैटेगरी में किसी काल को डिवाइड करना, वो कैसे संभव है, क्योंकि हमारे पास है वैज्ञानिक पद्धति, निर्विवाद रूप से स्वीकृत माना जाता है। ये चार काल में उसको डिवाइड कर देते हैं, चारों में डिवाइड कर देते हैं कि आपको चार कालों में चीजों को देखना है, तो चार काल में आप डिवाइड करके चीजों को कैसे देख रहे हैं। यानी उन चीजों को जो देखना है आपको, तो चार कालों में अगर जब आपको डिवीजन किसी चीज की करनी है तो आप डिवीजन इस प्रकार करते हैं कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। यानी जब इनका डिवीजन, अभी तो ऐसे काल विभाजन हम लोग देखते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि एक है वीर गाथा काल, है ना, एक है वीर गाथा काल, कहते हैं एक वीर गाथा काल है, भक्ति काल जैसा काल विभाजन ये करते हैं, भक्ति काल, रीति काल, इसके बाद आपका है आधुनिक काल। ये चार रूपों में इन्होंने डिवीजन किया। अब वीर गाथा काल को इन्होंने कहा कि संवत 1050 से लेके आपका 1375, संवत 1050 से लेके 1375, और संवत दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा आपका आ जाएगा 1375 से लेके 1700, और जो रीति काल है, रीति काल आपका हो जाएगा 1700 से लेके 1900, और 1900 से लेके आज तक अगर बात की जाए तो ये 1900 से आज जो साहित्य इतिहास आप नवीन लेखन पद्धतियां उभर के आई हैं, है ना, चिंतनशील व्यक्तित्व, तो आज तो लेखन बिल्कुल गद्य विधा में आप देखते हैं कि भरमार सी आ गई, बिल्कुल परिवर्तित रूप देखने को मिलता। तो अद्यतन तक जो साहित्य लिखा गया है, इन 900 कालों को विभक्त, 900 वर्षों का विभक्तिकरण इन्होंने चार प्रकार से किया। वीर गाथा काल जो कि 1050 से 1375, भक्ति काल जो कि 1375 से 1700, और रीति काल जो कि 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से आज तक। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी दुविधा कभी कभी होगी साहित्य में, कई चीजें ईस्वी में लिखी होती हैं, है ना, कई चीजें ईस्वी में लिखी होती हैं, कई चीजें संवत में लिखी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1050 संवत से लेके 1375, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि 1050 से 1375 अगर संवत दिया तो कहीं कहीं अगर वो चीज ईस्वी में दे देता तो आपको हो जाती समस्या। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इन चीजों को लिखते हैं, यानी कोई चीज जब हमें ईस्वी में लिखनी होती है तो ईस्वी में जब हमें कोई चीजें लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, 57 उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी
हमको ईस्वी में संवत को लिखना है, 1050 है, तो अगर हम ईस्वी में लिखना है तो हमको क्या कर देना, माइनस कर देना है। और जब संवत में कोई चीज करना है तो हमको क्या कर देना है, वही चीज आपको 57 जो है, 57 को आपको ऐड कर देना है। यानी विक्रमी संवत को अगर आपको ईस्वी में लिखना है तो उसमें क्या करना है, विक्रमी संवत को आपको अगर विक्रमी संवत में ईस्वी को लिखना है तो आप 57 जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि विक्रमी संवत में आपको लिखना है ईस्वी में कोई चीज, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 2020 प्लस 57 कर देंगे तो इज इक्वल टू 277 विक्रमी संवत हो जाएगा। और अगर वही चीज आपको ईस्वी में लिखना है तो आप माइनस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल जी ने जो जैसा बताया है, उनकी दृष्टि में आपने सबसे पहले उनका ये समझा कि वो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी होते हैं। पश्चिमी दार्शनिक जो तेन होते हैं, तेन से प्रभावित होते हैं। जाति वातावरण और जाति वातावरण रचना का क्षण, इन तीनों चीजों को बहुत प्रश्रय देते हैं। प्रश्रय क्या, उसी के आधार पे ही अपना वैज्ञानिक पद्धति जो विश्लेषण का आधार है उसको आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण रहा है कि 900 वर्षों के साहित्य को इन्होंने 4 कालों में डिवीजन करके बताया और बहुत आसानी से बताया। सर्व स्वीकृत भी है, मान्य भी है। आप उसको नाम कहते हैं वीर गाथा काल, हालांकि बाद में हुई वीर गाथा काल को आदिकाल चेंज कर दिया गया द्विवेदी जी द्वारा, बाकी इनका भी सर्व मान्य है। यानी 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से लेके आज तक। ये सारा चीज हमें याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस तरह लेखन परंपरा में अपना योगदान दिया। अब कहीं कहीं लेखन परंपरा में आप देखते हैं कि कुछ चीजें जो शुक्ल जी को एक सीमा में बांध देती हैं। सीमा में उनके बांधने की कुछ चीजें हैं कि जिस कुछ चीजें लिखते हैं शुक्ल जी, तो शुक्ल जी की अगर आप देखिए कि बद कहाँ पे जाते हो, बद इस प्रकार के जाते हैं जैसे लेखन की परंपरा उन्होंने लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों का साहित्य भी आपको दे दिया, 4 कालों में देखिए डिवीजन भी कर दिया, है ना। 4 कालों में आपकी सुविधाजनक डिवीजन भी हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, जो कि मूलतः नागरिक प्रचारी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चतुर्वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये भी बताते हैं। और हमने इनका इतिहास बहुत समझा तो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी प्लस वैज्ञानिक पद्धति ये सभी है। साहित्य ऐतिहासिक विशेषता के तौर पे देखे तो ये कहते हैं कि जीवनी लिखने से ज्यादा मूल्यांकन पर, यानी बुद्धि प्रेरित वक्रता का खंडन कर, जैसे रहस्यवाद है, प्रतीकवाद है, क्लिष्टता, पारिभाषिक शब्दों का, इन सभी के अगेंस्ट जाते, विरुद्ध जाते। ये कहते हैं बुद्धि प्रेरित के बजाय भाव प्रेरित वक्रता क्यों नहीं रखते। जो वे कविता क्या है, इनका निबंध बहुत फेमस है, कविता क्या है या श्रद्धा भक्ति लिखते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो क्यों, मतलब कि बुद्धि से संचालित पूरी तरीके से हो जाता, भाव प्रेरित वक्रता उसमें क्यों विद्यमान नहीं रहता। यानी जब आप श्रद्धा और भक्ति पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि जब आप श्रद्धा और भक्ति का योग देखें तो एक तरीके से, है ना, और प्रेम का भी मिला के देखें तो ओवरऑल इन्होंने उसमें क्या दृष्टि दी है कि श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, लोभ क्या है, ईर्ष्या क्या है, अलग अलग मनोविकारी संबंधी जितने निबंध होते हैं इन्होंने उन चीजों में समझाया हुआ है। तो ये कोरी जो प्रतीकवादिता है, रहस्यवादिता है, उनके संदर्भ में अगर इनकी बातें होती तो उसका खंडन मंडन करते हैं। जब इनको कबीर जी की रहस्यवादिता का पुट देखने को मिले या नाथों का, सिद्धों का, तो ये उसको थोड़ा खारिज करते चलते हैं। उनको लगता है कि जो बात स्पष्ट करनी वो सीधे क्यों नहीं कहा जा सकता, क्यों किसी चीज के उसमें उसको दबा के प्रत्यक्ष क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रत्यक्षवादिता विधेयवादिता से संचालित है। तो कहते हैं जो भी चीज किसी आड़ में आप बता रहे हो, वो रहस्यवादिता जो बता रहे हो, रहस्यात्मक तत्वों को उस पे ऊपर चढ़ा के आवरण डालकर वो बता रहे हो, तो वो सामने वालों को समझने में क्लियरिटी नहीं रहती। और क्योंकि मैं अस्पष्टता से वैज्ञानिक पद्धति से चीजों का लेखन करता हूं, तो मैं रहस्यवादिता, प्रतीकवादिता, क्लिष्टता या पारिभाषिक शब्दों के उस पक्ष में नहीं जाता। और इसी वजह से जो इनकी ऐसी लेखन पद्धति या ऐसी जो सोच नहीं कहेंगे कि ये तो इनके लेखन पद्धति का एक आधार है, इसी वजह से इनको एक सीमा में निर्धारित या बांध दिया जाता है कि कुछ इनके साथ समस्याएं हैं। जैसे जब ये प्रत्यक्षवादी पद्धति लिखते हैं तो शुक्ल जी कुछ रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व नहीं देते। जैसे सबसे बड़ा महत्व तो आप देखिए कि जहां पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को, है ना, वाड़ी का डिक्टेटर कहते हैं, ये वो चीज नहीं समझते।
ऐसा नहीं कि कबीर जी की बिल्कुल प्रशंसा ही नहीं करते, पर इस मायने में कबीर की वाणी के डिक्टेटरपना को नहीं समझते, बल्कि उनपे एक लगाते कि जो भाषाई तौर पे है ना, एक व्याकरण सम्मत दृष्टि होती है लेखन की, जो उन्होंने साकी शब्द रामायणी में ऐसे कह दिया है। कहते कि मैं उस दृष्टि से इनको साहित्यकार में या कवि की श्रेणी में शुमार नहीं करता, क्योंकि भाषा ही अगर देखी जाए, चाहे जब जब आप रीतिकालीन के कवियों को देखिए, तो रीतिकालीन के कवियों में आप देखते नहीं, वो आचार्य लोग आचार्य की परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो काव्य शास्त्रीय जितने भी सिद्धांत होते हैं उसको पढ़े होते हैं, और उसमें रस, छंद, अलंकार, इन सारी चीजों का पुट देखने को मिलता है, तो वो उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। पर जब आती है कबीर की बात, जब आती है सूरदास की बात, सूरदास को भी कई जगह पे प्रशंसा करते हैं, पर कृष्ण वत्सल की बात से ज्यादा वो महत्ता देते हैं लोक मंगलवाद, जो कि किसका है, तुलसी जी का। तो अपनी इनकी एक सीमाएं हैं देखने की, यानी क्योंकि ये तेन के दृष्टिकोण का जिस प्रकार हडसन ने खारिज किया था, तो द्विवेदी जी भी कहते हैं कि इनके हम जो परंपरा को ये दरकिनार करते हैं, या परंपरा के साथ जो वाणी का डिक्टेटर हो उसकी रहस्यवादिता के आवरण की वजह से जिसका ये खंडन मंडन करते हैं, तो मैं भी इनको बताता हूँ कि जो इनकी प्रत्यक्षवादी पद्धति है ना, वो कई रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व ही नहीं दे पाती। ये इनकी सीमा है। ये हमेशा और हमेशा ज्यादातर किस पे जोर देते हैं, लोक मंगलवाद, क्योंकि लोक मंगलवाद को ये अपनाते हैं। तो यानी लेखन की परंपरा में ये सारी बातें निकल के आती हैं। और आगे जब हम आलोचना वगैरह पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल का, तो ये सारी चीजें काफी डिटेल में होंगी। अभी तो एक लिमिटेशन में इनको पढ़ना है, क्योंकि आपको साहित्य में ये सारा नहीं जान जाना, यही चीज वापस आपको आलोचना में और भी डिटेल में चीजों को समझते चलना है। इसी तरीके से शुक्ल जी की सीमा ये भी कहा जाता है कि अपने समकालीन साहित्य का वो मूल्यांकन नहीं कर पाए थे। उन्हीं के समय में जब प्रेमचंद जी बड़े उपन्यास, महान उपन्यास को लिख चुके थे, तो उन्होंने चर्चा तक नहीं की, है ना। और इस तरीके से वो चीजों को, जैसे रीतिकालीन की शुरुआत का प्रसंग देखा जाए, तो केशवदास को रीति परंपरा का प्रवर्तक नहीं माना, और कारण बताया कि वे अलंकारवादी आचार्य है, रसवादी नहीं है, और जो रसवादी हैं मैं उनको मानता हूँ। तो देखिए इनके लेखन की जो पद्धति रही है, वो अपने पद्धति के अनुसार चीजों को माने हैं नहीं माने हैं, तो ये वाद विवाद की स्थिति है ना। साहित्य इतिहास में ये चीजें चलती है। फिलहाल शुक्ल जी का शुक्ल युगीन जो रखा गया एक समय काल लेखन परंपरा में, क्योंकि शुक्ल जी ने बहुत कुछ परिवर्तित किया, इसलिए हम शुक्ल युगीन को इस प्रकार पढ़ते। तो आप ये मेरे चार्ट में ऐसा फ्लो करके बना दिया, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी आप पढ़ते पढ़ते आलोचना, निबंध सब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि क्या है, और अलग अलग उन्होंने लेखन परंपरा में अगर किन्हीं पद्धतियों को अपनाया होगा तो क्या रखा होगा, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास लेखक क्या रहा है, यानी जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लेखन में कितना योगदान, इनके योगदान की जब हम बात करते हैं, तो इनके योगदान में हमें चीजें ये समझ आती है कि जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इतिहास लेखन में आते तो ये भी काल विभाजन करते। जैसे उनका काल विभाजन आपने 1375 से करके करा संवत में, ऐसे ही सबसे पहले जो आदिकाल या इन्होंने डिवीजन करके दिखाया, जो कि आज सर्व स्वीकृत है, यानी जब उन्होंने वीर गाथा काल कहा था, वीर गाथा काल किसने कहा था, वीर गाथा काल जब शुक्ल जी ने कहा था, तो वीर गाथा काल शुक्ल जी के स्थान पर इन्होंने आदिकाल नाम दे दिया। आदिकाल सर्व स्वीकृत नाम हो गया। तो आदिकाल किसने दे दिया, द्विवेदी जी ने दे दिया। और इनके आधार पे जो डिवीजन है, चार प्रमुख उसमें डिवीजन ये करते हैं, है ना। उसका पहला ये डिवीजन करते हैं, उसको फर्स्ट जो बोलते हैं आदिकाल। आदिकाल आप देखिए, फिर दूसरा ये कहते हैं जो हम लोग भक्ति काल कहते हैं, तो भक्ति काल को इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल है। ये पूर्व मध्य काल, यानी भक्ति काल का ही जब हम भक्ति काल, फिर बाद के रीति काल कहते हैं, उसी को आप कह सकते हैं ये पूर्व मध्य काल है। फिर बाद के लिए वही चीज कहेंगे तो उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल को ही हम लोग क्या कहेंगे, फिर रीति काल जो होता है वो। तो पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, ये ऐसा डिवीजन करके है, यानी आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। और आदिकाल का जो समय है 1000 से लेके आपका 1400 ईस्वी हो जाता है ना। इसके बाद जो समय होता है वो 1400 से, यानी 1400 से आप लीजिए 1700 हो गया, फिर 1700 से 19, और 19 से लेके आज तक कुछ वैसा ही सेम।
तो ये डिवीजन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा होता है, आचार्य द्विवेदी जी के बारे में क्या क्या चीजें कही जाती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बेसिकली ये वैज्ञानिक वर्गीकरण पे बल देने के बजाय ये समग्रता को लेके चलते हैं, है ना। ये इनकी खासियत है कि ये समग्रता की बात करते हैं कि हमें कुछ भी लेके चलना, हमको समग्रता के साथ चलना है, हमको अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना है। यानी जब शुक्ल जी कहते हैं कि मैं वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता हूँ और पश्चिम दार्शनिक तेन के प्रति बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने हमें जाति वातावरण क्षण का महत्व बताया है, तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपनी परंपरा, अपनी जड़ों से, अपनी मूलों से नहीं हटता, जो दिए हमारे पूर्वजों ने दिए हैं तो हम उनसे नहीं हटते। तो यानी ये समग्रता को लेके चलते हैं, परंपरावादिता के साथ चलते हैं, है ना। और इस तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में डिवाइड करते हैं और ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि जैसा कि शुक्ल जी है जो अस्पष्ट मान्यता अपने अनुसार चीजों को निर्धारित करते हैं, वो शिल्पों को ज्यादा महत्व देते हैं। शिल्पों को महत्व कैसे कभी कभी दे देते हैं कि जब आप रीतिकाल का समर्थन कर रहे हो या आप रामचरितमानस के उधर आप तुलसीदास का बहुत कर रहे हो, क्योंकि तुलसीदास में आपको मंगलवादी वो सब भावनाएं देखने को मिल रही है ना, लोक मंगलवाद की धारणा देखने को मिल रही है। आप जो है कबीर को अगर किनारे कर रहे हो तो क्यों? क्योंकि भाषा ही वो समस्या उनके साथ है। तो कहते मैं इतना ज्यादा, मैं जैसे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं शिल्प को थोड़ा गौड़ मानता हूँ यहाँ पे, है ना, शिल्प को गौड़ मानता हूँ। बेसिकली जो साहित्यकार समस्याओं को उठा सके, यानी मैं जब लेखन की समीक्षा करता हूँ तो समीक्षा के जो प्रतिमान तय करता हूँ, उन प्रतिमानों में जो मूलभूत चीज है हमारे, वो काव्य शास्त्री नहीं है। अब देखिए सीधा सीधा तंज क्या है, तंज ही कसना है कि तंज क्या मतलब, वो तो टैग ऑफ वॉर चलता रहता है। ये कहते हैं कि मैं आपकी तरह काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को खोजने नहीं जाता, जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत लिखे जा चुके जब आप मम्मट थे, है ना। आप काव्य शास्त्रीय सिद्धांत पे कई लोगों को पढ़ते हैं, वो जितने भी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो गया, है ना, उसमें आप देखने मम्मट है, ऐसे करके कई लोग हैं वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, भामा है, मम्मट है। तो ये सभी जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत की बात करते कि हर एक जो भी लेखक लिखे उसमें क्या क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए, छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, ये सारी चीजें। कहते मैं काव्य शास्त्रीय सिद्धांत को नहीं ध्यान देता, मैं तो देखता हूँ कि समाज शास्त्री कोई मुद्दा बेसिकली जो लिखा गया है वो समाज शास्त्री है कि नहीं। अगर वो समाज शास्त्री है तब तो फिर ठीक है, वही चीज मुझे समाज शास्त्रीय जो गुण है, ये समस्याएं का जो चिंतन है, वो चीज मुझे किसके अंदर देखने को मिलता है, वो मुझे देखने को मिलता है किसके अंदर, कबीर के अंदर। कबीर जी के अंदर वो चीज देखने को मिलता है, इसलिए मैं उनका समर्थक हूँ। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान के बारे में जब बात की जाए तो आपको 3-4 पॉइंट, पहले नंबर पे आपको पॉइंट ये याद रखना, आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, है ना, और ये ध्यान रखिएगा ये ईस्वी में है। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल आपको देखना है तो 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल आपको देखना है तो 1900 से आज तक चल रहा है। और इन्होंने वीर गाथा काल के स्थान पे नाम कर दिया आदिकाल, आपको ये भी ध्यान रखना है। साहित्य इतिहास संबंधी इनकी 3 रचनाएं हैं। एक रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा आदिकाल है, और एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इन्होंने 3 रचनाएं की हैं। बाकी इनकी संपादित अन्य रचनाएं हैं जैसे ना सिद्धों की वाणियां, पृथ्वीराज रासो, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, है ना, और इसी तरीके से 19वां करके है, और पुनर्नवा करके अनाम दास का पोथा है। आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें कबीर पर, सूर पर, साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय पे, ये इनके निबंध फेमस है, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, है ना, कल्पलता, प्रबंध, चिंतामणि, ये सारी चीजें इनकी निबंध है। और उसमें भी आप कुटज देखते हैं तो जो ललित निबंध आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वो फेमस होता है। अशोक के फूल भी, जिसमें मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य बताया गया, इनके अशोक के फूल करके निबंध है, जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, उसी के लिए लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से इनके बारे में हमने देखा, काल विभाजन देख लिया, और ये बल किन पे देते हैं, समग्रता पर बल देते हैं। विश्लेषणात्मक व्याख्या के स्थान पे चीजों को संश्लेषणात्मक पद्धति में लेके, यानी परत दर परत किस चीज को उखेड़ देना है, ऐसी व्याख्या करते हैं। दृष्टिकोण इनका है परंपरावादी। समीक्षा के प्रतिमान काव्य शास्त्रीय ना होकर समाज शास्त्रीय है।
तो ये कुछ चुनिंदा बातें आपको अभी के लिए फिलहाल द्विवेदी जी के इतिहास लेखन को ध्यान में रख के कैसे उन्होंने योगदान दिया यहाँ तक समझना है। अब कुछ अन्य जो लेखक गण हैं जैसे आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, उनका साहित्य इतिहास परंपरा में योगदान आपको जानना है। यहाँ तक तो आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जाना कि उनका किस प्रकार का योगदान रहा। अब देखिए अन्य कवि भी है, अन्य गण भी है जिन्होंने अलग अलग रूपों में योगदान दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लेखन की समस्या में और लोगों का नाम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए आपको एक नाम देखने को मिलेगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, है ना, एक है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। इनका भी लेखन पद्धति में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान होता है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, है ना। ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये एक ऐसे बिंदु पे आते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जब आचार्य शुक्ल व द्विवेदी साहित्य के इतिहास लेखन को तथ्यों की प्रामाणिकता और संतुलित इतिहास बोध से संबंध कर चुके थे। यानी एक चुनौतीपूर्ण समय ये होती है इनके लिए कि जब ये आते हैं तो इतिहास लेखन को एक नया दृष्टिकोण ये दे तो कैसे दे, और नई दृष्टि इन्होंने सफल की, मतलब कि देने की जो चेष्टा की उसमें ये सफल रहे। इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और वो हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में इन चीजों को बताते हैं कि जो हमारा इतिहास संबंधी दृष्टिकोण है वो दो चीजों से सम्मिलित है, संवेदना प्लस विकास से। यानी जब भी इतिहास लिखा जा रहा है तो इतिहास लेखन में हमको क्या करना है, केवल कालक्रमिक तथ्यों के रूप में नहीं देखना है चीजों को, बल्कि साहित्य और संवेदना यानी साहित्य सा उद्देश्य जनमानस की चित्रवृत्तियों का संचित जो प्रतिबिंब एक आवरण होता है उसमें हमको क्या करना है, साहित्य में उनकी संवेदनाओं को दिखाना है। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ कालक्रमिक तथ्यों के अनुरूप आप मेरा डिवीजन ना देके, मैं साहित्य लेखन में क्या चीज को ध्यान रखता हूँ, संवेदना को, यानी साहित्य प्लस संवेदना। तो आपको जब भी इनका पुस्तक का नाम याद भी ना हो तो आप इनकी दृष्टिकोण को अगर याद रखेंगे साहित्य प्लस संवेदना, तो भी साहित्य और संवेदना का विकास से इनका जो एक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास वो पुस्तक की याद हो जाएगा। और इसी तरीके से इन्होंने भाषा और साहित्य में गहरे संबंधों की खोज कर निकाली, तुलनात्मक उदाहरण दे दे के कवियों के और इन सारे लोगों के बारे में वर्णन किया। और डॉक्टर चतुर्वेदी के इतिहास लेखन में अंतिम एक महत्वपूर्ण और बात दिखता है कि इतिहास लेखन के साथ साथ दर्शन को भी वो शामिल करते हुए चलते हैं। तो ओवरऑल इनकी दृष्टिकोण की बात की जाए तो काफी व्यापक दृष्टिकोण है। और समकालीन अगर आप देखिए कि उनके समकालीन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि और लोगों ने प्रयास नहीं किया, लेखन का प्रयास और लोगों द्वारा हुआ। जैसे आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को देखिए, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को आप देखिए तो इन्होंने भी लेखन का प्रयास किया। इन्होंने लिखा क्या, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जिसमें आप देखते हैं समय 750 से 1750 ईस्वी तक का इतिहास होता है। और इस तरीके से इसमें आप देखते हैं कि इतिहास में है ना भक्ति काल के धाराओं के कठिन नामों को सरल बनाया गया। जब हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा को संत काव्य कहते हैं तो संत काव्य कहने की देन किसकी है, ये देन जो है ये देन है रामकुमार वर्मा जी की। इन्होंने ही जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा है उसको संत काव्य कहा है, और जो प्रेमाश्रयी धारा है उसको प्रेम काव्य किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही कहा है। इसी तरह ये वीर गाथा काल के स्थान पे नया नाम देते हैं संधि काल एवं चारण काल। तो आपको ये ध्यान देना है कि संधि काल एवं चारण काल यानी वीर गाथा काल के स्थान पे संधि काल एवं चारण काल ये किसने कहा, किसने दिया, तो वो नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्वयंभू को हिंदी के प्रथम कवि यानी स्वयंभू को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मानने का काम किसने किया, रामकुमार वर्मा जी ने। तीन चार चीजें आपको रामकुमार वर्मा जी के लेखन में आपको इस प्रकार की मिल जाती है कि जब आप रामकुमार वर्मा जी को पढ़ते हैं तो आपको तीन चार चीजें देखनी है। एक तो स्वयंभू को, है ना, स्वयंभू को जब हिंदी में विवाद चलता है किसको पहला कवि माने नहीं माने, तो उसमें एक चीज है कि स्वयंभू को जो प्रथम कवि के रूप में मानने की बात इन्होंने की है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा को संत काव्य कहने का काम किसने किया है, इन्होंने ही किया है। और इसी तरीके से प्रेमाश्रयी धारा को प्रेम काव्य जो कहने का काम किया है वो किसने कहा है, रामकुमार वर्मा जी ने ही कहा है। तो ये कुछ चीजें इस तरीके से। आगे गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी गणपति चंद्र गुप्त ने जो लिखा है, तो गणपति चंद्र गुप्त लिखा है क्या, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास करके इनकी पुस्तक है।
पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक तो ये अति वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं, यानी जो इनका गणपति चंद्र गुप्त जी का है वैज्ञानिक इतिहास, इसमें एक तो आपको अति वैज्ञानिकता देखने को मिल जाएगी। ये चीज है कि अति वैज्ञानिक पद्धति, और कई मान्यताओं को खंडन करते हैं। सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहने का खंडन करते हैं, जो कि शुक्ल जी ने कई मान्यताओं में बोला है इन चीजों को। और इस तरीके से आगे आप देखिए तो डॉक्टर नगेंद्र जी का इनके द्वारा संपादित है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है, कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप बच्चन सिंह का देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा तो आपको दूसरे पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, गौर करने की बात है, इन्हें दूसरा इतिहास लिखने की जरूरत क्या पड़ गई। तो ये आचार्य शुक्ल द्वारा जो लिखित इतिहास था, उसके बाद जितने इतिहास लिखे गए या तो उनका विरोध किया गया या तो उनका समर्थन किया गया। अब ऐसे में जब डॉक्टर बच्चन सिंह लिखने बैठते तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नया इतिहास लिखता हूं जो शुक्ल जी के प्रभाव से मुक्त हो, ना उनकी बुराई ना अच्छाई, इन चीजों से मुक्त हो। इसलिए ये कहते हैं कि मैं दूसरा इतिहास लिखता हूं हिंदी साहित्य का। और इन्होंने जो लेखन किया, इसमें काल विभाजन तथा नामकरण में काफी चेंजिंग किया, यानी आदिकाल, मध्यकाल व आधुनिक काल संज्ञा को ये भ्रामक मानते हैं। नाम की जगह पे ये आदिकाल को क्या कहते हैं कि आदिकाल जो लिखा गया है वो क्या है, बाबा आदम के जमाने की बात है। यानी आदिकाल जब कहते तो बाबा आदम, यानी आदिकाल में सब कुछ सारे साहित्यकार आ जाते हैं। हमारे आदि जो होता नहीं, हमारे कोई भी लेखन में अगर आप मान लीजिए कि कैनवास पे पेंटिंग करनी, जो उसकी आदि पृष्ठ होती है उस पे आप सारे कलर डालते जाओ, तो ये हमारे बाबा आदम के जमाने की है। ऐसा ये भक्ति काल को मध्यकाल नहीं कहते, तो इनके अलग अलग अपनी धारणाएं होती हैं। बाकी आप देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा का, है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा करके इनका जो है, इनका है डॉक्टर रामविलास शर्मा का साहित्य इतिहास लेखन में अगर देखा जाए योगदान, तो इन्होंने भी मार्क्सवादी चिंतक और इतिहासकार है और इतिहास पर गंभीर लेखन किया है। हिंदी साहित्य की कई पुस्तक जैसे भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला का साहित्य साधना, इनका आप देखेंगे रामविलास शर्मा जी का निराला का साहित्य साधना, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कई पक्षों का विश्लेषण करता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक सामाजिक यथार्थ बोध से प्रेरित है। ऐसे में जो इन्होंने निराला का साहित्य साधना लिखा है, आप कह सकते हैं इस समय की लेखन में वो ना बिल्कुल एक अलग ही रूप में लेखन है। मतलब एक लेखन जो डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना में उभरा है, वो आज तक की सर्वश्रेष्ठ जीवनी में शुमार होता है। यह जीवनी सिर्फ निराला की जीवनी नहीं है, उनके पूरे ऐतिहासिक दौर की कथा है। तो डॉक्टर शर्मा भी कहीं कहीं आक्रामक रुख मतलब रवैया अपनाते, लेकिन हाँ ओवरऑल जब लेखन पद्धति में कहते हैं तो साहित्य जो बताते हैं कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है, ऐसे में वो अपने योगदान जो होता है उसको निश्चित करते हैं। इस प्रकार हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का देखते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का आप देखिए तो इनके द्वारा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है ना। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास अगर है, नागरिक प्रचारी सभा द्वारा संपादित है। और बाद में फिर ऐसे ही दलित व नारी विमर्श पे भी लिखा गया, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सुनते हैं आप, मोहनदास नैमिषारण्य का नाम सुनते हैं, तो अलग अलग लोगों ने। तो ओवरऑल आपने साहित्य इतिहास लेखन में जितने लेखक गण थे, लगभग आप लोगों ने उन सभी को पढ़ लिया। अब कुछ चीजें मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको कराऊंगी, है ना। कुछ चीजें जो आपके सिलेबस में सीधे सीधे तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ चीजें योगदान होती है, लेकिन हमें क्या होता है कि वो चीजें पता नहीं होती हैं। जैसे हमें क्या करना है कि विभिन्न साहित्यकारों के मतानुसार नामकरण की जब बात आई, तो नामकरण में समस्या हुई कि नामकरण रखा क्या जाए। तो आप देखिए कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण का आधार रखा। नामकरण एक तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर रखा जाए, जो कि एकदम संभव ना हो तो उस कारण, यानी आधार जब आप किसी भी चीज का नाम रखते हैं तो प्रयास ये किया जाता है कि जहां तक वो संभव हो पाए नामकरण जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसके आधार पर हो, और यदि एकदम संभव ना हो तो उस कारण के आधार पे हो, जिससे तत्कालीन साहित्य के स्वरूप का निर्धारण हो। जैसे आप देखिए कि निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ऐसी स्थिति में भी नाम का कभी कभी आधार होता है जो राजनीतिक भी हो सकता है, कि एक युग चला, तो जैसे जवाहरलाल का समय चला हो तो जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग, है ना। जैसे महारानी विक्टोरिया का राज था तो उनका युग, भारतेंदु जी ने हिंदी में लिखा तो भारतेंदु जी के। तो मतलब एक तो हुआ कि कोई ख्याति लब्ध व्यक्ति है, नाम आपने उसके आधार पे कर दिया, ख्याति लब्ध व्यक्ति के आधार पे आपने कर दिया, ऐसा ख्याति लब्ध हो गया मान लीजिए। दूसरा आपने ये भी कर दिया कि जो आप लिख रहे हो
हो सकता है साहित्य इतिहास में उसकी विशेषताओं के आधार पे हो गया, कुछ उसकी प्रवृत्तियां, कुछ ऐसा आपने लिख दिया। तो इस तरीके से लेखन में अलग-अलग आधार माने जाते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नामकरण का बात उठा, तो लोगों ने अलग-अलग संदर्भों में अपना व्याख्यायित किया कि हमको इसका नाम क्या रखना चाहिए। मतलब कि क्योंकि हमको सर्वप्रथम ये बताना है कि साहित्य की दुनिया का जो सृजन होता है, ये स्टार्ट प्रारंभ जो होता है, उसको हम ऐसा क्या नाम रखें कि जितने साहित्यकार हो, उसमें से किसी को भी कमतर ना आंका जाए और सभी को उसमें समादृत कर लिया जाए। तो ये हुआ कि उसका नाम जब वीर गाथा काल उन्होंने रखा, वीर गाथा काल नाम रखा था शुक्ल जी ने। जब शुक्ल जी ने कहा तो ये हुआ कि वीर गाथा काल तो आप रासो साहित्य से संबंध करके एक ऐसे वर्ग को संबोधित करो जो वीर गाथात्मकता या उससे बहुत ज्यादा संचालित हो। फिर अन्य कवियों का क्या? फिर ये तय हुआ कि ऐसा रखा जाए जिसमें सभी लोग आ जाए। तो देखिए आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है वो सर्वमान्य इसीलिए है क्योंकि आदि पृष्ठभूमि में वो सभी लोग आ जाते हैं, कोई नहीं उसमें छूटते हैं। तो प्रथम समस्या आदिकाल की थी, तो लोगों ने अलग अलग नाम दिए, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। देखिए आपको ये नाम याद रखने होंगे, ठीक है, जिसने जिसने जो जो नाम दिया है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन की जब आप बात करते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि हम इसको चारण काल कहते हैं। चारण काल वगैरह वो संगीत से संबंधित था, थोड़ी चीजें आगे करेंगे आज, थोड़ा सा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए चारण काल, मिस्र बंधु ने इनको कहा कि हम इनका नाम क्या, मतलब जो शुरुआती दौर है उसको प्रारंभिक काल नाम रख देते हैं। तीसरा जब शुक्ल जी ने बोला तो उसको वीरगाथा काल कह दिया। राहुल सांकृत्यायन ने बोला कि हम इसका नाम क्या रख देते हैं, सिद्ध सामंत काल करके रख देते हैं, है ना, कहते हैं कि सिद्ध सामंत काल रख देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे क्या लगता है कि क्या काल नाम रख देना चाहिए, बीज वपन रख देना चाहिए। बीज वपन यानी किसी चीज का शुरुआत, तो बीज वपन काल रख देना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इनका नाम क्या रख देना चाहिए, वीर काल रख देना चाहिए। इसी तरीके से संधि काल और चारण काल भी रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। बच्चन सिंह तो कहते हैं कि इसका नाम अभ्रंश काल जातीय साहित्य रख देना चाहिए। ओवरऑल इनका कंक्लूड करके आप कहेंगे कि सर्वमान्य क्या होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कि होता है आदिकाल। यानी अलग अलग नाम दिया गया और उनमें भी अलग अलग नामों में आपने देखा कि सब मिला के फिर ये होता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का चारण काल हो या मिस्र बंधुओं का प्रारंभिक काल हो, शुक्ल जी चाहे वीरगाथा काल कहते हो, राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हो या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल के हैं, राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल के हैं, बच्चन सिंह अभ्रंश काल या जातीय साहित्य के, ये सभी का जो आदिम पृष्ठभूमि वो आदिकाल है जो कि किसके द्वारा दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये आपको निश्चित हो गया कि नामकरण में जो समस्या थी वो नामकरण की समस्या को सॉल्व किया गया। बाद के कुछ लोग आए और वो भी इस पे उठाते हैं, जैसे मिश्र बंधु कहते हैं कि हमें क्या लगता है कि जो बाद का यानी उत्तर मध्यकाल जिसको हम लोग आजकल रीति काल के नाम से जानते हैं, उसको मिश्र बंधु कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अलंकृत काल। क्यों कहा होगा ऐसा इन्होंने, क्योंकि आप देखेंगे कि अलंकृत काल करने का मतलब आभूषण युक्त काल। इसमें आप देखते थे विहारी हैं, पद्माकर हैं, है ना, विहारी हो गए, पद्माकर, घनानंद और जितने भी आपको आते हैं तो केशव हो गए, केशव दास हो गए, उसमें आपको देव देखने को मिलते। तो ये सभी लोग ना वो काव्यांग शास्त्र की जो आचार्य पद्धति थी, रस छंद अलंकार, इन सभी को बहुत ज्यादा मतलब क्या कहेंगे कि आप उनको अपने में लेखन में लेके आना ही चाहते थे, इसलिए आचार्य से भी संबोधन किया जाता है इन लोगों का। तो वही बोले कि बेसिकली ये जो काल है वो ज्यादातर वेश किस पे, अलंकृत आभूषण युक्त काल है। ऐसे ही रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहते हैं या और विश्वनाथ प्रसाद में श्रृंगार काल कहते हैं। तो परवर्ती जितने भी साहित्यकार, वो परवर्ती जो लेखक गण वगैरह होते हैं वो अपने अपने हिसाब से कई लोग अलग अलग नाम देते हैं उसका। अब देखिए हमने नामकरण की समस्या को आपको बताया और हमने ये भी बताया कि अलग अलग कवियों ने इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जब काल विभाजन की समस्या को देखते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने काल विभाजन की समस्या को अलग अलग प्रकार से संबोधित किया है। अब आपको इसमें एक चीज और भी देखना है कि आप दो लोगों का, अभी तक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी प्लस रामचंद्र शुक्ल, यानी आपने एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखा, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लिया, एक आपने क्या किया, रामचंद्र शुक्ल का देख लिया।
अब अन्य लोगों ने भी काल का डिवीजन अलग अलग रूप में किया है। काल विभाजन की समस्या में यानी ये कहा जाता है, काल विभाजन जो है, काल विभाजन एक तो आप देखो कि कोई भी इतिहास ये तो निरंतरता की प्रवृत्तियों के कारण समग्र होता है, किंतु उसकी समग्रता का अवबोध करने के लिए उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। ऐसी दृष्टि में काल विभाजन की समस्या जो होती है वो साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप देखिए कि जब आप औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक लेखन कर रहे थे, या जितने साहित्यकारों ने लेखन किया आपने पढ़ा, उसमें आपने भक्तमाल या कविमाल इन सभी का पढ़ा तो आपको वो संपूर्णता नहीं मिली। बाद में जब जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रयास किया और आपने देखा जॉर्ज ग्रियर्सन से लेके अंततः जब जाते जाते सभी समस्याओं का निराकरण मिश्रबंधु तक होता है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में डिवाइड किया था। और इसमें भी कई जो कालखंड है वो गैर साहित्यिक आधारों पर थे। जैसे उन्होंने बताया कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान एक काल था, विक्टोरिया के शासन में इतना हौच पौच कर डाला। क्यों वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है? क्योंकि शुक्ल जी 900 वर्षों में डिवीजन कर देते हैं भैया, वीर गाथा काल कह देते हैं, पूर्व कह देते हैं, फिर उत्तर कर देते हैं। या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत आराम से आके 4 कालों में डिवीजन कर देते। अब सोचिए 11 मतलब आपको कालों में डिवाइड करना, तो 11 कालों में आप डिवीजन कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक पद्धति नहीं देखने को मिलती। ये वो क्या, उसी तरीके से आप देखिए काल विभाजन का एक अगला प्रयास मिश्र बंधु भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं कैसे पीछे रहूंगा, मैं भी काल का डिवीजन करता हूँ। तो इन्होंने 8 उसमें बांट दिया, और 8 में इसलिए बांटा कि पहले इन्होंने 5 काल खंडों में बांटा, फिर 5 को इन्होंने कहा कि जो मैं 5 को बांट रहा हूँ उसमें मैं जो पहला 3 है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इसको मैं 2-2 में बांट देता हूँ, है ना। तो टोटल मिला के इनका हो गया 8 काल। जैसे ये बांट दिए हैं कि कैसे इन्होंने बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। फिर पूर्व और उत्तर को जो मिला के उसको कह दिया गया है कि आरंभिक काल है। यानी आपने 8, इन्होंने मिश्र बंधु ने 8 में डिवीजन किया है, जिसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है ना छोटे छोटे एग्जाम में, छोटे क्या नेट वगैरह में भी। जैसे पूर्व आरंभिक काल इन्होंने 643 से 1283 करके डिवाइड किया, और फिर दूसरे नंबर पे इनका है कि 1283 से अब चलेगा, मतलब 1286 तक ये हुआ था। तो 86 से ये, फिर 87 से स्टार्ट होगा, 87 से 1387 चलेगा। अब क्योंकि पहले को इन्होंने 2 में डिवीजन किया, इसलिए पहले को ये कहेंगे ये दोनों को मिला के कि ये जो दोनों है ये बेसिकली आरंभिक काल है। अब देखिए तीसरा और चौथा, अब तीसरे को इन्होंने 87 यहाँ फिनिश हुआ था, अब 1388 से चलेगा। तो 1388 से आप देखिए कि 1503, है ना, 1503। अब 1388 से है 1503, और आप देखिए इसके बाद वाला है जिसको हम प्रौढ़ माध्यमिक काल कहेंगे, 1504 से लेके 1624। अब इन दोनों को भी मिला के कुछ कहेंगे, इनको मिला के कहेंगे कि माध्यमिक काल है ना। यानी इसको देखिए, इसको बोला गया कि पूर्व आरंभिक काल, ये उत्तर आरंभिक काल, फिर यहाँ पे पूर्व माध्यमिक काल, फिर क्या है प्रौढ़ माध्यमिक काल, है ना, प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं, तो 5वें नंबर पे क्या है, यानी पूर्व अलंकृत काल। अलंकृत यानी 1624 से आप जब लेंगे तो 1624 से लेके 1733 तक, 1733 तक आप ले, और फिर 1734 से आप लेंगे 1734 से लेके 1832 तक, यानी 1832 तक। इनको, इन काल को वो अलंकृत काल कहेंगे। और इसके बाद उनका 6, और आप देखिए कि 7 और 8, 7 और 8 को 7वें नंबर को ये कहते हैं परिवर्तन काल है ना, परिवर्तन काल है। और उसका टाइमलाइन बताते हैं वो 1833, 1833 से लेके वो चलता कितना है 1868 तक। और इसके बाद आता है 8वें नंबर पे आता है इनका वर्तमान काल, जो कि 1869 से लेके आप देखते हैं तो अद्यतन चलता है। इस तरह आपने काल विभाजन में शुक्ल जी का प्रयास देखा, 1050 से 1375, 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900। और आपने इसी तरह द्विवेदी जी का देखा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और एक आप और भी देखते हैं, आज के समय में ये कालखंड का जो डिवीजन हुआ है अब 8-10 वर्षों में किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इन रूपों में भी करके किया जाता है, उनको डिवाइड करके देखा जाता है आपको, है ना, कि चीजों को आपको डिवीजन करके देखना है तो भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आपको इन रूपों में भी देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए कि काल का डिवीजन हो रहा है, वो काल के डिवीजन की
उसमें रूप में नहीं हुई, काफी कुछ परिवर्तित हो गई है ना। तो इसमें आप देखिए जैसे भारतेंदु युग चलेगा तो कितने से कितने में चलेगा, यानी 1850 से लेके आपका 1900 तक का चलेगा। यानी आप देखिए कि अगर आज जो आपका डिवीजन किया जा रहा है, तो जब भारतेंदु जी की बात करते हैं तो भारतेंदु जी का जो समय होता है वो भारतेंदु जी की काल की बात की जाए तो आप इनका देखिए 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। और इसी तरीके से द्विवेदी जी का जब आप देखते हैं, ये द्विवेदी जी का हो गया, द्विवेदी काल को आप 1900 से 1918 इतना मानते हैं, 1900 से 1918। द्विवेदी जी के बाद आता है छायावाद का युग। छायावाद के युग को आप कितना मानते हैं, 1918 से आप मानिए 1936 ईस्वी। और छायावाद के बाद क्या आता है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कब आता है, 1936 से आप लीजिए 1943 ईस्वी, है ना, 1936 से 1943। और प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को आप मानते हैं 1943 से लेके 1951 तक, 1951 ईस्वी। और इसके बाद आपका आता है नई कविता, है ना, क्योंकि लेखन अब लगातार आप गद्य विधा में देख रहे हैं कि एक अलग ही रूप ले चुका है। 1951 तक, 1951 से लेके 1960 ईस्वी तक। और नई कविता के बाद आता है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी जो कविता आपका है, साठोत्तरी कविता में आप देखिए 1960 से लेके आज तक। तो ध्यान से आप देखेंगे तो 1918 ईस्वी के बाद का पूरा विभाजन जो है कविता को केंद्र में रखकर किया गया है, जबकि अब गद्य का महत्व ज्यादा है। अब तो देखते हैं आप उपन्यास, कहानी, है ना, ये सारी अलग अलग विधाओं को अब जब पढ़ते हैं तो आपको इनमें बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद के पश्चात का युग, प्रेमचंद युगीन, अब कुछ इस रूप में लेके चीजों को लेके चला जाता है। देखिए यहाँ पे हमको उपन्यास को प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग, इन रूपों में करके पढ़ना है। और कहानी को लेके पढ़ते हैं तो कहानी को हमें लेके पढ़ना है कि कहानी और उपन्यास में केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में या केंद्रीय जो आप देखिए उपन्यास कथा सम्राट को क्या नाम है, मुंशी प्रेमचंद जी को ही लेके संबोधित किया जाता है। देखिए आप आज जब आप ये पढ़ते हैं यहाँ पे, यानी जब आप इसमें आते हैं, ये देखिए भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जनवादी कविता, ये सब आपको ये नए में आते हैं। ये द्विवेदी युग में या भारतेंदु युग, ये एक आधुनिक काल का एक अपना अलग ही रुख था। तो ओवरऑल आप देखिए आज जब उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना का या निबंध का डिवीजन किया जाता है तो कहानी में प्रेमचंद जी को केंद्र में रख के प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के बाद, ऐसे करके डिवीजन किया जाता है। नाटक में प्रसाद को केंद्र में रखा जाता है और प्रसाद पूर्व की बात की जाती है, प्रसाद से पूर्व की बात हो गई, प्रसाद युगीन बात हो गई, प्रसादोत्तर युग हो जाता है। इसी तरह जब आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना में शुक्ल जी ही हैं, तो आलोचना से पूर्व की बात तो शुक्ल युगीन या शुक्ल पूर्व या शुक्लोत्तर आलोचना, तो वो सब पढ़ेंगे। निबंध का भी डिवीजन कुछ इसी प्रकार किया जाता है। इस तरीके से आपने ये सारी चीजों को देख लिया। और ऐतिहासिक दर्शन के बारे में हमने कहा था कि थोड़ा बहुत आपको हिंट कर देंगे। ऐतिहासिक दर्शन में ये था कि जैसे कोई भी चीज इतिहास लिखा गया है तो इतिहासकार के लेखन की दृष्टि है क्या, यानी वो ऐतिहासिक चेतना की अंतर्द्वंदों से निर्मित होता है ना, उसके खुद का विश्वास क्या, वो इतिहास को किस नजरिए से देखता है। तो आपने जैसे रामचंद्र शुक्ल का देखा था तो उनका आगमन इतिहास बोध को लेके इस प्रकार होता है, जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में होता है उनका, तो वो कहते कि मेरा तो दर्शन प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी है, मैं जाति, वातावरण, क्षण को ध्यान में रखता हूँ, जनता की चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखता हूँ, है ना, और इस तरीके से मैं मूल्यांकन करता हूँ। जब आप बात वही चीज आगे बढ़ती है द्विवेदी जी के, तो द्विवेदी जी भी उससे एक कदम आगे निकलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और वो कहते हैं मैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का लिखता हूँ तो मैं एक नवीन इतिहास बोध को इस प्रकार का देता हूँ, इस रूप में लेता हूँ कि मेरी जो लेखन पद्धति उसमें परंपरावादी दृष्टिकोण है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और इस तरीके से जब आप आगे देखते हैं रामविलास शर्मा का इतिहास बोध, जो कि मार्क्सवादी है, तो मार्क्सवादी होने के बाद भी आप देखेंगे कि इतिहास बोध जो है ना, उनका भी इतिहास बोध जो है, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, इतिहास बोध में इन चीजों को कि शायद किसी समाज की उत्पादन प्रणाली का ऊपरी ढांचा, यानी वो मार्क्सवादी जो चेतनता थी, स्थिति थी कि शोषित वंचित तबकों के साथ किस प्रकार बिहेव होना चाहिए, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के वो अपने तरीके से देते हैं। बाद में दलित लेखन और नारी लेखन की परंपरा में भी चीजें आती हैं। ओवरऑल आप
इतिहास दर्शन में ये चीजें देखेंगे। जितने भी साहित्यकार हैं उनके लेखन का अपना एक आधार बिंदु होता है, उनका खुद का नजरिया होता है, वो किन किन आधारों पे लेखन पद्धति करते हैं। अलग अलग से इन साहित्यकारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जब बेसिकली एक एक साहित्यकार को हम लेके चलेंगे तो हम उनके साहित्यकार के बारे में, जितना उन्होंने साहित्य में योगदान दिया, किन किन दृष्टियों से योगदान दिया, वो सारी चीज को केंद्र में रख के काम करेंगे। अभी आप देखिए, आज जैसा कि मैंने आपका ये वाला पूरा समाप्त करा दिया है, यानी जो आपका ये खंड खा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मैं पेपर लेके चल रही हूँ आपके प्रश्न पत्र 1 में खंड का, उसमें आपको मैंने प्रासंगिकता, महत्व, लेखन परंपरा पूरा बता दिया। यहाँ तक 2 चीजें एक्स्ट्रा भी बता दी, साहित्य इतिहास लेखन का दृष्टिकोण या दर्शन क्या है, प्लस हमने नामकरण और काल विभाजन को भी उसमें समाहित कर लिया। तो ओवरऑल ये नेट का भी जो संपूर्ण सिलेबस है उसका आप कह सकते हैं कि कंप्लीट ही हो रहा है। अब देखिए, अब आपको आगे से आदिकाल, भक्ति काल, तो पहले आदिकाल आपको पढ़ना होगा, जो भी है आपके में आदिकाल, तो वहां से आदिकाल से करवाना है। तो आप निश्चिंत होके इसको एक तरफ से क्रम से लेके चल सकते हैं। पहले अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास फिनिश करेंगे तो भाषा और नागरी लिपि का इतिहास समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको भाषा भी उतना ही इजिली समझ में आएगा, चीजें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है उस तरीके से, हमें समझने में बस प्रॉब्लम होती है। और देखिए, अब ये आप ये पेपर लेके साथ में चल सकते हैं, इसी के पैरेलल मैंने बताया था प्रश्न पत्र 2 लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ रहे हैं, प्रश्न पत्र 2 इसको साथ में, तो साथ में आप एक एक नाटक मोहन राकेश का या रामचंद्र शुक्ल का, तो इधर का जब आप साइड में खत्म करते चलेंगे, अभी जैसे मैं दिव्या उपन्यास लेके चल रही हूँ, नेक्स्ट में प्रेमचंद जी का चाहे गोदान हो या प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां आपकी उसमें है, वो सारी कहानियों को एक तरफ से लेके चलेंगे। तो आप एक ये पेपर साथ में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो लेके चलना है आपको प्रश्न पत्र द्वितीय का, इसका लेके चलना है। अभी मैं यशपाल का दिव्या यहाँ पे करवा रही हूँ, है ना, जो कि आप देखते हैं नारी सशक्त केंद्रित, नारी के मुद्दे को उठाता है, जाति के मुद्दे को उठाता है, दासत्व के मुद्दे को उठाता है, वेश्यावृत्ति की समस्याओं को उठाता है। तो मतलब बहुत ही रोचक उपन्यास है, तो आप उसको छोड़िए मत। इसके समानांतर आप उसको भी लेके चलिए, वैकल्पिक विषय का फर्स्ट भी लेके चलिए, मुझसे जहां तक होगा मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास करूंगी। बाकी जो भी क्वेरी वगैरह हो या जिससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो मैं उसका आंसर जरूर रिप्लाई करूंगी, है ना। और आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं। कम से कम आपके पास ये अब ये नहीं होगा बहाना कि हिंदी साहित्य इतिहास को, क्योंकि जब मैं हिंदी को खुद पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मुझे जल्दी मिलता नहीं था कि कोई एक पूरे एक क्रम से चीजों को पढ़ा दे। तो अभी वैकल्पिक विषय जहां तक मेरी समझ अच्छी डेवलप हो पाई है, मैं पूरी तरीके से अपना मदद करने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोगों के सहयोग के आकांक्षी है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। आगे फिर जो भी होगा तो हम इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आगे ही हो सकता अब हमें आदिकाल से प्रारंभ करना होगा। यहाँ तक तो आपका फिनिश हो गया 4 पार्ट में। धन्यवाद।